नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा की कुर्सी जा सकती है। एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। तेलंगाना में महागठबंधन करके भी कांग्रेस खाली हाथ दिख रही है, जबकि मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। ये तो एजेंसियों का एग्जिट पोल है। आज हम आपको उन दिग्गजों का अनुमान और विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं जो राजनीति की जमीनी सच्चाई जानते हैं। हमारे साथ आज देश के वो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने चुनाव और वोटिंग पर पैनी नजर रखी, जिनके पास खुद का बड़ा तजुर्बा है, जिनके पास उन रिपोर्टरों का सीधा फीडबैक भी है जो कोने कोने की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। देश के इन वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है, आज ये हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और ये भी समझेंगे कि नतीजों को लेकर इन वरिष्ठ पत्रकारों के अनुमानों का आधार क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, यहाँ से अनुज गुप्ता जी हैं, रेणु मित्तल जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं और संजीव नायक जी हैं, जो कि द संडे गार्डियन के वरिष्ठ संपादक हैं। इनके सिंह सर हैं, प्रदीप सिंह सर हैं, अरुण आनंद जी हैं और निमिष दुबे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा अनुज गुप्ता जी का, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, क्योंकि डाटा और आपके बीच में नहीं आना चाहता हूं, इसलिए सबसे पहले डाटा के लिए चलता हूं अनुज गुप्ता जी के पास। आइए सर। अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, इन्हें पत्रकारिता में करीब 35 साल का अनुभव है। अनुज गुप्ता मध्य और पश्चिम भारत की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और ये राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं। देखो जी, मेरा मानना है कि मैंने एग्जिट पोल के नतीजे आ जाने के बावजूद भी मैं इस बात पर स्थिर हूं कि मध्य प्रदेश में चौथी बार भाजपा की सरकार बननी चाहिए। मेरे हिसाब से सीटें उनकी घटेंगी, लेकिन घटते घटते भी 125 के नीचे उतरेंगी, अभी मुझे संभावना थोड़ी कम नजर आती है। कांग्रेस बढ़ेगी, काफी बढ़ेगी और 95 के आसपास जाकर यदि रुक जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। इसी तरह से राजस्थान में मेरे हिसाब से जो 199 सीटें हैं, क्योंकि एक सीट पर बीएसपी का कैंडिडेट उनका देहांत हो गया था, तो उसमें कांग्रेस जो पहले बहुत आगे नजर आ रही थी वो घटते घटते 110 के आसपास आ जाएगी और भाजपा 80 के आसपास सिमटेगी, ऐसा मेरा आकलन है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार जब आपने कार्यक्रम किया था, मैंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को 42 सीटें दी थी, ये कहते हुए कि मुझे अंदाज नहीं लग पा रहा है कि वोटिंग किस तरह की होने वाली है। और मतदान के बाद मेरा ऐसा मानना है कि वहां कांग्रेस तो एज है, कांग्रेस 49-50 सीटें आसानी से ले पाएगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बना सकती है। योगी साहब ने जो कांग्रेस को जो आशंका थी कि नुकसान होगा, शायद उतना नुकसान कांग्रेस का नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। और इस कारण पिछले 20 वर्षों की तरह वो बैंड जो है 35-36 से 50-51 का बरकरार रखते हुए कांग्रेस ऊपर की तरह, बीजेपी नीचे 35 सीटों के आसपास रहेगी। तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव में टीआरएस को जितनी सीटें मिली थी, लगभग उसी के आसपास, थोड़ी सी कम। देखिए, उनको मिली तो 65-68 थी, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मिलाकर के अपना 90 तक का आंकड़ा कर लिया था। तो कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया, उसके बावजूद भी वो सत्ता से उनको उतार पाएंगे, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। और टीआरएस जो है, यदि 60 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की अपनी सरकार बना ले, मुझे हैरानी नहीं होगी। कुछ कमी पड़ी तो एमआईएम वहां मदद करने के लिए उनके पास है ही। मिजोरम में भी मुझे इस बार लग रहा है कि कांग्रेस सरकार फिर से अपनी नहीं बना पाएगी, यदि वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भाजपा से छीन रही होगी तो एक छोटा सा राज्य उसको खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ एमएनएफ बाकी पार्टियों के साथ मिल करके यदि सरकार बनाएगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ आपको क्यों लगता है, क्यों पलट रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि रमन सिंह के पास एज है और रमन सिंह बड़ी आसानी से छत्तीसगढ़ निकाल लेंगे। बिल्कुल दीपक जी, देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे यहाँ प्रोग्राम में कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की और छत्तीसगढ़ सरकार की हैं, उसके जो लाभार्थी लाखों की संख्या में हैं, उनका वोट यदि बीजेपी ले पाती है तो क्लीन स्वीप नहीं, 2/3 बहुमत भी ले पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मतदान के बाद सभी तरफ बात करने पर बीजेपी के नेतागण उतने अधिक आश्वस्त नजर नहीं आते हैं अपनी जीत के प्रति जितने कांग्रेस के लोग नजर आते हैं, एक बात। और परिवर्तन की बात लोग मतदान के आसपास करने लग गए थे। बसपा और योगी कांग्रेस के गठबंधन से थोड़ा खिटके थे लोग कि कांग्रेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फिर साइलेंट वोटिंग हुई है और वो कांग्रेस के पक्ष में गई है। यानी काम काज आप कुछ भी करो, वोट जो है वो जाति, धर्म और
बाकी चीजों के फैक्टर्स के आधार पर फैक्टर इन होता है, आप ये मानते हैं? छत्तीसगढ़ में जाति धर्म के आधार पर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 15 साल एक ही चेहरा, कोई ऊब गए थे लोग, किया, कोई नुकसान नहीं किया, इसके बावजूद ऊब गए लोग। और जहां पर कांग्रेस लगातार मजबूत रही है, केवल 1-1.5% वोटों से ही सत्ता होती रही है वो पिछले 15 वर्षों में, तो इसलिए वहां उसके लिए सत्ता को प्राप्त कर पाना आसान रहना चाहिए था, मुझे लगता है, और मुझे लगता है शायद वो पूरा कर पा रहे हैं उसको। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में आप दिखा रहे हैं कि कांटे का मुकाबला नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी 125 सीटें ले जा रही है, जो ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस ले जा रही है। मध्य प्रदेश में आपको कौन से फैक्टर्स नजर आते हैं? दीपक जी, मुझे ये कांटे का ही मुकाबला लग रहा है, क्योंकि 1993 और 1998 जब दिग्विजय सिंह जी ने बहुमत की सरकारें अपनी वहां बनाई, तो 1-1.5% वोटों के अंतर से ही बनाई, और एक बार उनको जो अभी वर्तमान परिसीमन की सीटें हैं उनमें 123 के आसपास मिली थी, तो 1-1.5% के अंतर पर यदि वो 123 पर खड़े थे, और बीजेपी जहां जितना आकलन मैं कांग्रेस का कर रहा हूं उससे भी शायद थोड़ी नीचे थी, तो कांटे की टक्कर है। लेकिन यदि 8% से अधिक वोटों का अंतर रखने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा को कांग्रेस हटा सकती होती, तो शायद छत्तीसगढ़ को वो पिछले बार उसको हटा लेना चाहिए जो 1% वोट गैप का स्टेट रहा है। मध्य प्रदेश में मालवा अंचल और भोपाल से लेकर के मैं कहूंगा उसको, भोपाल होशंगाबाद भी मिला करके, वो भाजपा का बहुत मजबूत गढ़ है। भाजपा को यदि वहां 60-65 से नीचे उतारना होगा कांग्रेस को कभी भी, तो उसके लिए मालवा में भाजपा विरोधी लहर चलनी चाहिए। उतनी विरोधी लहर नहीं है, ऐसा मेरा आकलन है। ऐसा आपका आकलन है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर शिवराज सिंह चौहान के काम को देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम किया, और शिवराज सिंह चौहान अभी भी एग्जिट पोल के हिसाब से मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है, तो क्या हुआ कि मामा का जादू आपको थोड़ा बेअसर दिख रहा है? 150-165 तक नहीं पहुंच रहे, कम असर। देखिए, बहुत सारे कारण है, वहां भी भाजपा 15 साल हो चुका है। उसके अलावा कांग्रेस इस बार आपस में मिल करके लड़ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे। मगर लेकिन टिकट वितरण के समय जो दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो झगड़े की खबरें आई थी, उसको देखते हुए मैं कैसे मान लूं? और टिकट वितरण में कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी के मन की चली है, वो कई सारी सीटें जो चेंज हुई उनमें भी दिखता था वो। मध्य प्रदेश में एक खास बात है, देखिए, जब मतदान के आंकड़े 2 दिन के बाद पूरे आए, विस्तृत आंकड़े, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट प्रतिशत जो इस बार बढ़ा है, 4% बढ़ा है। वो एक बड़ा फैक्टर है जो जिसने मुझे ये दम दिया है कि शायद बीजेपी वहां जरूर आ रही है। 4% महिला वोटिंग जो बढ़ी है, उसमें मान लीजिए 1% कांग्रेस को गया और यदि 3 भाजपा को गया, क्योंकि महिलाएं यदि अधिक निकल करके आई तो कोई खास कारण होगा। बिल्कुल, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने ही महिला केंद्रित लाभ अधिक दिए हैं, उनको लाभार्थी के रूप में नामांकित किया है, शक्ति उनके हाथ में दी है। इसके कारण मुझे लगता है कि 2% एक्स्ट्रा वोटिंग भी जो बीजेपी के फेवर में हुई होगी, ठीक है, तो 1.5 लाख के करीब यदि वोट पड़े हों, तो ये 1,500-2 हजार वोट एक्स्ट्रा जो महिलाओं के भाजपा को मिल रहे हैं हर सीट पर औसतन, उसमें वो 10-12-15 सीटें मार्जिनल भी जीत जाएगी, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। सौरभ जी का आकलन आपने देखा, अब हम देखेंगे प्रदीप सिंह जी का आकलन, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो हम देख रहे हैं देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल, पहला अनुमान अनुज जी ने बताया, और उनके अनुमान के हिसाब से मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, और साथ ही साथ राजस्थान में उनको कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अब मैं बुलाना चाहता हूं प्रदीप सिंह जी को, आइए सर। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, इनको पत्रकारिता में 35 साल का अनुभव है। ये अखबार, मैगजीन, रेडियो और टीवी न्यूज में काम कर चुके हैं। प्रदीप सिंह राजनीतिक विश्लेषण में माहिर माने जाते हैं। देखिए दीपक जी, मेरा अनुमान, देखिए सीटों की संख्या तो आपका आग्रह होता है इसलिए हम लोग बताते हैं, लेकिन ब्रॉड पिक्चर ये कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। तो मध्य प्रदेश में 130 से 140 का अनुमान है हमारा बीजेपी का, 85 से 95 का अनुमान है कांग्रेस का। शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो रही है ऐसा मुझे लगता है, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी नहीं दिख रही है। निश्चित रूप से 15 साल हो गए, 15 साल बहुत होते हैं, लोग एक चेहरा देखते देखते उब भी जाते हैं।
अच्छा काम किया हो तो भी बदलाव चाहते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है रमन सिंह के खिलाफ कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन फैटिग फैक्टर के अलावा एक चीज जो आखिर में जाके मुझे लगता है खिलाफ गई बीजेपी के, रमन सिंह के, वो है कांग्रेस का कर्ज माफी की घोषणा। उसने थोड़ा सा माहौल बदला, इसलिए एक अनसर्टेनिटी है। मुझे अब भी लगता है कि बीजेपी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन बहुमत से 2-3 सीटें कम हो सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर बहुत कम है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से 3-4 सीटें कम होंगी। राजस्थान की स्थिति जो है वो सबसे रोचक भी कह लें और सबसे अनिश्चित भी है। राजस्थान में शुरुआत हुई चुनाव की तो लग रहा था बीजेपी 25, 30, 35 सीट से ऊपर नहीं जाएगी और कांग्रेस को 160 के ऊपर सीटें जो है मिल सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, दोनों पार्टियों के उसमें परफॉर्मेंस में, संभावित परफॉर्मेंस में अंतर दिखाई देने लगा। बीजेपी ने काफी मेकअप किया है। क्या वो 100 का आंकड़ा पार करेगी, अभी कहना मुश्किल लगता है। क्या कांग्रेस 100 का पार करेगी, वो भी कहना मुश्किल लगता है। तेलंगाना में मुझे लगता है टीआरएस की वापसी हो रही है, उसको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से कुछ सीटें कम होती हैं तो भी उसके पास एमआईएम का सपोर्ट है, इसलिए सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिजोरम में मुझे लगता है मिजो नेशनल फ्रंट बाकी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगा। कांग्रेस सत्ता से इस बार बाहर जा रही है मिजोरम में। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे और इन डाटा पर आपका क्या असेसमेंट है इसकी भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। और हमारे डिस्कशन के लिए फ्लोर भी खुला हुआ है, कोई भी किसी से सवाल पूछ सकता है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल और इस वक्त प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप सिंह जी ने राजस्थान में सभी प्रिडिक्शंस को उल्टा बताते हुए बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बताया। प्रदीप जी, बीजेपी कैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है जबकि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वसुंधरा के खिलाफ एक लहर सी दिखाई दे रही है राजस्थान के अंदर। किस आधार पर आप उसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बता रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है। अगर 3 राज्यों की बात करें तो इन तीनों में राजस्थान ऐसा है जहां एंटी इनकम्बेंसी सचमुच दिखाई दे रही थी और वो एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ थी। और मुख्यमंत्री के खिलाफ ये परसेप्शन बनाने में सबसे बड़ा योगदान बीजेपी के ही लोगों का था। तो पार्टी ने जो इस पर काम किया अपने कार्यकर्ताओं को मनाने का, एक कारण वो है। दूसरा मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो ये लड़ाई में बीजेपी आई, बहुत से फैक्टर्स हैं, उनमें एक कांग्रेस की ओर से जो जुड़ा वो ये है कि कांग्रेस को शुरुआत में जिस तरह का परसेप्शन हवा बनी, लगा कि ये हमारा वन वे चुनाव है, हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं। इस चक्कर में कांग्रेस ने टिकट में उनके क्षेत्रीय नेताओं ने खास तौर से ऐसे लोगों को टिकट दिया ये मानकर कि जिसे भी देंगे वो जीत ही जाएगा, थोड़ी मेहनत करने पे वो निकल जाएगा। उसके कारण कांग्रेस को पहला नुकसान वहां हुआ। दूसरा, जिस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में जो परसेप्शन है उसको बदलने की कोशिश की गई और फिर प्रधानमंत्री ने, उनकी रैलियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा राजस्थान में हुई और एक लंबा वक्त भी मिला और उनकी रैलियों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तुलना में रिस्पांस भी ज्यादा मिला। तो इन सब चीजों को देखते हुए और उसके अलावा सरकार से के काम से जितनी नाराजगी नहीं थी, उतनी उससे ज्यादा नाराजगी मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर थी और खास तौर से पार्टी के लोगों में, विधायकों से। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी विधायकों और मंत्रियों की है। राजस्थान में उस तरह से विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की बजाय मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। तो बीजेपी जिस तरह से लगातार चुनाव पिछले 1-1.5 महीने में आगे आती गई है और इसको सचमुच कांटे का मुकाबला बनाया है और तीसरा बड़ा फैक्टर यह है कि आप देखिए छोटी छोटी पार्टियां कई बार लड़ रही, हर बार लड़ती हैं, लेकिन इस बार जो है वो पार्टियां कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं दोनों दलों को, खासतौर से उनके जो रिबेल हैं वो भी। और कई क्षेत्रों में एक तरह से 3 वे स्प्लिट हो रहा है। हालांकि वो तीसरी जो कुल मिलाकर ताकत है वो कम है, लेकिन वो 17 से 29% तक वोट ले रहे हैं।
तो उससे मार्जिनल सीटें बदलेंगी। वो मार्जिनल सीटें बदलने में जिसका संगठन ज्यादा मजबूत होता है वो काम आता है। देखिए, लहर में तो संगठन आपका है नहीं, अच्छा काम करता है, इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जब चुनाव इस तरह का होता है कि सीटों का फर्क जो है 5, 10, 12 से ज्यादा का नहीं होने वाला है, तब उन संगठन की भूमिका बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपके लोगों का कमिटमेंट कैसा है उसकी भूमिका बढ़ जाती है। इन सब कारणों से मुझे लगता है कि राजस्थान में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट हो सकती है। चलिए, आपसे हम फिर बात करेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। संजीव नायक जी को इसके बाद में बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस और ब्रेक पर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल, और अब मैं बुलाना चाहूंगा संजीव नायक जी को, जो कि वरिष्ठ संपादक है द संडे गार्डियन के। संजीव नायक वरिष्ठ पत्रकार द संडे गार्डियन में वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता में 28 साल का लंबा अनुभव है और देश प्रदेश की सियासत पर अच्छी पकड़ भी है। दीपक जी, जैसे पूरे चर्चे में एक ही बात दिखाई दे रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। मुझे पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा परफॉर्मेंस वैल्यू फैक्टर जो है वो काम किया है। अगर ये फैक्टर को लें कि परफॉर्मेंस कौन सी गवर्नमेंट ने कैसे किया, उसके ऊपर अगर देखकर हम एक आकलन लगाएं, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी सरकार किसी तरह अपना निकाल लेगा। यानी शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। राजस्थान का लें तो ये पहले से ही तय है कि अब, और बाकी लोगों ने भी ये बात कहा जिस पे मैं सहमत हूं कि वसुंधरा राजे लोगों को नाराज करने में ज्यादा सफल रही। लोगों के लिए काम कुछ भी किया हो, लेकिन परसेप्शन ऐसे बना कि उनको 80 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाला है और वो जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो आकलन है, मैं अभी भी थोड़ा सा पुराना जो ओपिनियन पोल के समय का जो बना था एक आकलन, उस पर मैं कायम रहूंगा कि अभी भी रमन सिंह जो है वहां पे काफी पॉपुलर हैं। वो एक प्रकार के वहां के हीरो कहें तो। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखें कि कांग्रेस पिछले 15 साल में ना कुछ किया है, ना उनके पास कोई एक ऐसा फेस है जिसको वो प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। उल्टा अजीत जोगी वो कुछ वहां पे अपना बेस बनाया है। और मुझे लगता है कि बीएसपी के साथ जो गठजोड़ उन्होंने किया है, बहुत चालाकी किया है, और इस बार बस्तर के एरिया से कम कुछ सीटें ले जाएंगे और कांग्रेस को जरूर थोड़ी सी मार पड़ेगी। और कांग्रेस ने काफी गलतियां भी वहां पे की है, आगे जाके हम इसका चर्चा करेंगे। तो इसके कारण ले देकर अगर कहीं ज्यादा सीट मिल रहा है तो बीजेपी को ही मिल रहा है, और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी अगर किसी को मिलेगी तो अजीत जोगी को ही मिलेगी। कांग्रेस जो पहले था उसी स्थिति में ही रहेगा। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो जिस चीज के कारण, जिस भय के कारण केसीआर ने, चंद्रशेखर राव ने वहां पे जो जल्दी से इलेक्शन करवाया, उस पे वो सफल रहेंगे। उनका डर था कि कहीं आगे जाके उनकी जो काफी सारे करप्शन के एलिगेशन हो रही थी, वो आगे जाके ना पोल खुले, उससे पहले वो इलेक्शन पे चले गए और उसका फायदा उनको रहेगा। और मुझे लगता है कि वो पिछले बार की तरह तो नहीं, लेकिन कम से कम 70 सीटें ले आएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। टीडीपी का वहां पे जो पिछले बार बीजेपी के साथ गठबंधन था और इस बार नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीडीपी को वहां पे मार पड़ने वाली है, ऐसी मेरी आकलन है। रही मिजोरम की बात, मिजोरम में वही लालथनवाला जो है इतने साल से वहां चल रहे हैं, और जोरामथांग जो है वो इस बीच काफी पॉपुलैरिटी वो ले चुके हैं, जिसके कारण उनको अच्छी सीट मिलेगी।
काफी आकलन है कि उनको काफी सीटें मिलेगी, 30-35 सीटें मिलेगी, ऐसी मेरी आकलन नहीं है। बीजेपी को कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, ऐसा भी मेरा आकलन नहीं है। फिर भी 25 के करीब उनको मिल जाएगी, जिससे वो आराम से सरकार बना पाएंगे। मेरा सबसे एक ही सवाल है सिर्फ आपसे, छत्तीसगढ़ में आपने कांग्रेस को मात्र 30 सीटें दी है। अभी तक हमारे जितने वरिष्ठ पत्रकार आके गए वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। आप 30 यानी बहुत पीछे कर रहे हैं, 15 सीट पीछे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है वहां पर? दो बातें बताऊंगा। एक तो पहले मेरा अपना ये है कि इतने साल जमीनी स्तर पर काम करते करते पूरे देश में घूमते घूमते आदमी अब वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पे नहीं जाता है। अपना एक गट फीलिंग होता है कि चाहे ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर करीब करीब यही होने वाला है, ऐसे एक गट फीलिंग होता है। ये एक गट फीलिंग है। दूसरा मुझे ये कहना है, जो मैं कह रहा था आगे जाके डिस्कस करेंगे, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा गलती की जो किसी को समझ में नहीं आया। अभी जो ये भीमा कोरेगांव वाली किस्सा हुआ, उसमें उन्होंने जो लेफ्टिस्ट पक्ष है उनको उन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर उनको सपोर्ट किया, उनकी कॉज को सपोर्ट किया। लेकिन ये बात नहीं देखा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खत्म हुई है और उनकी ऊपर स्तर की जो पूरी नेतृत्व थी उसको पूरा खत्म कर दिया गया है, वो नक्सलाइट्स ने किया है। और इस बात को लेके वहां के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेतृत्व पर थोड़ा नाराज हैं कि ये भाई कम से कम उनका निंदा तो करो, कहीं और कुछ हो रहा है तो उसके सपोर्ट में तो मत जाओ। ठीक है, अब मैं बुलाता हूं अरुण एनके सिंह साहब को, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, सर आप आइए। एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। एनके सिंह को पत्रकारिता में 38 साल का अनुभव है। ये अखबार, मैगजीन और टीवी न्यूज में शीर्ष पदों पर रहे हैं। इनकी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति पर पैनी नजर है। ये सटीक विश्लेषण भी करते हैं। जी, सटीक विश्लेषण करता था, लेकिन अब की बार हिल गया हूं। दिलो दिमाग में एक जद्दोजहद है। जो गट फीलिंग की बात संजीव ने कही, सच बात यह है कि गट फीलिंग जो कहती है उसको जब हम रेशनलाइज करते हैं और आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो बाहर के एग्जिट पोल के नतीजे आए, तो सच पूछिए तो मैं हिल गया और लगा कि नहीं, हमें फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। और सच पूछिए तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आया है, वरना ये रिजल्ट हम कुछ और देते जो आपको पहले हमने ओपिनियन पोल में दिया था। तो मैं ईमानदार हूं, मुझे इस पे शक हो रहा है कि मैं इंटेलेक्चुअली ईमानदार हूं इस मुद्दे पे या नहीं। पर एक चीज जरूर है, हम लोग यहाँ 9 आदमी में से 8 ने दिया है अपना व्यू। इनमें 3 ही ऐसे हैं जिन्होंने रेंज दिया है, बाकी सब लोगों ने कैटेगरिकल कहा है। एक्स जीत रहा है, वाई हार रहा है। हम लोगों ने एक रेंज दिया है। मेरे ख्याल से हम तीनों को, शायद कल मुझसे पूछा गया तो हमने कहा किसी भी कीमत पे डेफिनेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने रेंज दिया है। बिल्कुल सही है कि किसी भी हालत में जब मैं गया छत्तीसगढ़ में, तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हार सकते हैं। सिफोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो 0.7% का अंतर, जो कि कुछ भी नहीं होता है, और उसमें भी उनका एक कद्दावर लीडर अलग होकर लड़ रहा है कांग्रेस का। फिर क्यों रमन सिंह हार जाएंगे, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने रेशनलाइज किया, देखा, आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी पड़ा, तो मैंने उल्टा कर दिया डाटा। बिल्कुल। बीजेपी को 100 से 110 मिल सकती हैं और कांग्रेस को 110 से 117, या यूं कहिए कि कांग्रेस सरकार बनाने के बेटर चांसेस रखती है। मध्य प्रदेश में, ये मैंने मध्य प्रदेश का पता है। ठीक है, राजस्थान में? राजस्थान में भी वही है कि कांग्रेस 100 से 110 पे जा रही है, इसी के बीच में रेंज करेगी, और 85 से 95 बीजेपी रहेगी, और 3 से 8 तक अन्य को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ अगेन कांग्रेस एज पा रही है, जो कि आज से 5 दिन पहले मैं नहीं कह रहा था, लेकिन इस समय हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का एज है 39 to 44 बीजेपी, 43 to 50 कांग्रेस, और 3 से 11
अन्य को। तेलंगाना कांग्रेस के मतलब गठबंधन को, महाकुटुंबी को, और टीआरएस को 60 से 65। इसके पीछे हमारी लॉजिक ये है कि आजाद कराने, वहां को एक सेपरेट स्टेट बनाने में जितना संघर्ष हुआ, उसमें जो व्यक्ति उभर के आया, 5 साल में उसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी इतनी कम अचानक नहीं हो जाएगी। करप्शन के चार्जेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव दूसरा जो है वो बहुत वायबल है नहीं, लिहाजा वो इस बार भी जीतेंगे, ये मेरा मानना है। मिजोरम में कांग्रेस को 19 से 23 और माफ कीजिएगा, एमएनएफ को 19 से 23 और कांग्रेस को 14 से 19। मतलब ये कि एमएनएफ सरकार बनाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, अगर राज्य बनाने की एक्सेप्टेबिलिटी होती तो 2002 में उत्तराखंड में बीजेपी क्यों हारती? अपोर्शनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिटिक्स में बड़ा महत्व रखती है कि क्रेडिट जा किसको रहा है। अचानक आप देखेंगे कि एक आंदोलन चलता रहा, अचानक एक आदमी उभरता है और उसका पूरा श्रेय उसको मिल जाता है। तो बीजेपी, ये बात सही है कि बना, लेकिन पूरे आंदोलन में ये नहीं माना गया कि बीजेपी की कोई मुख्य भूमिका रही है, लिहाजा वो रिजल्ट आपने देखा। दूसरा ये है कि कई बार ये भी होता है कि आप, जैसे फैटीग कहा जा रहा है कि 15 साल में फैटीग, ये 15 साल में क्यों फैटीग आता है? जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो फैटीग का लॉजिक डाल देते हैं। यही वसुंधरा में क्यों नहीं होगा कि भाई 5 साल और दे दिया, उसके बाद फैटीग लाइए? तो वोटर फैटीग वाली जो बात है कि थक गया है वही चेहरा देखते देखते, राजस्थान में नहीं थकता, वो हर बार बदल देता है, मध्य प्रदेश में 15 साल रख लेता है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा थक जाता है, इसलिए हर 5 साल में बदल। ये होता नहीं है। वैसे सोशली अगर आप देखेंगे तो बगल में ही मध्य प्रदेश है, कोई ऐसा भी नहीं है कि ज्योग्राफिकली बड़ा डिफरेंट है, वहां की पर्यावरण बिल्कुल अलग है। तो इसलिए लॉजिक जो हम इन्वेंट करते हैं जरूरी नहीं कि होल्ड करता हो। तो मैं चलते चलाते बस एक कहूंगा कि 11 को जब रिजल्ट आएगा तो दीपक जी, मेरा मानना है कि 12 को हम लोग फिर से एक डिस्कशन करेंगे और वो होगा गवर्नर के रोल पे। जितनी वोलाटाइल सिचुएशन है उसमें फिर से गोवा और कर्नाटक की तरह हमें गवर्नर के रोल पे 12 को शायद फिर डिस्कस करना पड़े। चलिए, हम डिस्कस करेंगे, 11 को भी करेंगे और 12 को भी करेंगे, क्योंकि ये डाटा भी आपको याद दिलाना है जो आप देने जा रहे हैं। अगला मैं बुलाऊंगा अरुण आनंद को। अरुण आइए। अरुण आनंद वरिष्ठ पत्रकार, इनको पत्रकारिता में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। ये अखबार और टीवी के लिए राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं। अरुण आरएसएस की कार्यशैली के विशेषज्ञ हैं और संघ पर किताब भी लिख चुके हैं। अरुण, मध्य प्रदेश। दीपक जी, एक चीज जो मुझे ब्रॉड ट्रेंड नजर आ रहा है कि इन जो परिणाम सब लोग बता रहे हैं और जो मैंने बताए हैं कि विधानसभा चुनावों में 2 चीजों का बड़ा महत्व होता है। एक पार्टी का जो संगठन है और दूसरा जो स्थानीय नेतृत्व है। मध्य प्रदेश में स्थानीय नेतृत्व जो है वो काफी जो है अभी भी सक्षम है शिवराज सिंह चौहान के रूप में, और जो पार्टी संगठन है और जो सरकार की जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने तीनों स्टेट्स, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर आप देखेंगे एक ब्रॉड ट्रेंड है कि बीजेपी ने लास्ट फेज ऑफ पोलिंग में, लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग में रिकवर किया है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में मैं बीजेपी को ये मानता हूं कि गुजरात की तरह ही कुछ परिणाम होगा, कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी अंततः 117 सीटें लेकर सरकार बना लेगी। कांग्रेस जो है नेक एंड नेक में है 105 और अन्य जो है 8। इसके बाद राजस्थान में जब इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हुई थी तो बीजेपी 25-30 सीट के ऊपर थी, लेकिन वहां पे काफी रिकवर हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्थानीय नेतृत्व वहां पर उसके खिलाफ, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो है वो काफी जो है माहौल था। लेकिन पार्टी संगठन जो है उसने अंत में रिट्रीवल के लिए काम किया, इस वजह से बीजेपी रिकवर कर गई है। लेकिन इतना बड़ा अगर एंटी इनकम्बेंसी होता है स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ तो मुझे लगता है पूरा रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता इतने समय में। इसलिए बीजेपी 70, कांग्रेस 120 और अन्य 9। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुझे लगता है रिटेन किया है। जो संजीव नायक जी ने जो बिंदु उठाया था मैं उससे भी सहमत हूं। और कांग्रेस के पास वहां पे कोई बहुत वोकल और बड़ा विजिबल स्थानीय नेतृत्व नहीं है। और त्रिकोणीय मुकाबले में अमूमन बीजेपी जो है वो सामान्य तौर पर जो है वो लाभ में रहती है, खासकर जब वो सत्ता में रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी
लगभग जो है वो मेजॉरिटी मार्क के पास पहुंचकर सरकार बना लेगी। तेलंगाना में मेरा मानना यह है कि टीआरएस जो है वो थोड़ा ज्यादा उसकी सीटें रहेंगी 80 के आसपास, क्योंकि उनके मुकाबले कोई भी ऐसा विजिबल चेहरा वहां पर उनको चैलेंज करने के लिए नहीं है, और जिसको आप टीना फैक्टर भी कह सकते हैं, और उनका संगठन भी वहां मजबूत है। कांग्रेस ने अंत समय में टीडीपी के साथ मिलकर कुछ करने का जो है प्रयास किया है, पर मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और लोग अभी भी, और मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना जैसी स्टेट में जो ट्रांजिशन में अभी भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। मिजोरम में जो है कांग्रेस जो है स्टेट को लूज करेगी, एमएनएफ 20 के आसपास सीटें उसकी रहेंगी, और मुझे लगता है बीजेपी और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। ठीक है अरुण, मैं आपको यहीं पर रुकूंगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक में जाने से पहले हम देख लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस। तो आप देख रहे हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल, और हमारे साथ इस वक्त अरुण हैं। अरुण ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को, तेलंगाना में टीआरएस को और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट आपने सरकार बनाई है। मुझे आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपका आकलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किस कारण से बैठता है? देखिए, एक तो ये बात ठीक है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर से तो बहुत मिल गए, लेकिन अभी भी वहां पर जो स्थानीय क्षत्रप हैं, और जैसे खबरें भी आई हैं कि इतना भी मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि शिवराज सिंह जो है उनकी अपनी इमेज जो है और क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है। कमलनाथ को अगर आप मुकाबला करेंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो शिवराज सिंह चौहान उन पर कहीं ज्यादा भारी बैठते हैं, और विधानसभा चुनाव में जो है स्थानीय नेतृत्व का बड़ा महत्व रहता है। तीसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जैसी कैंपेनिंग रही है, उससे लास्ट के फेज में जो है बीजेपी ने काफी रिकवर किया, उससे लास्ट के फेज में। और छत्तीसगढ़ में मुकाबला अगर देखेंगे तो ज्योतिरादित्य शिवराज के मुकाबले उनकी इमेज कोई खराब नहीं होगी, क्योंकि अभी तो पॉलिटिक्स में वो उस तरह से है भी नहीं और सत्ता में कभी नहीं रहे। वो नारा लगाता है ये महाराज है और इधर शिवराज है। माफ करो महाराज, हमारा है शिवराज। नहीं तो नारे तो आप जानते हैं कि कैसे बनते हैं, लेकिन क्या वजह है कि ज्योतिरादित्य को नहीं प्रेफर करेगा, शिवराज को प्रेफर करेगा? तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, वो ज्योतिरादित्य जो है वो एक फ्यूडल लिगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मध्य प्रदेश का सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है उसमें जो एक पूरी नई जनरेशन आ चुकी है, वो शिवराज से जो है, वो जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, वो शिवराज जैसे व्यक्ति से ज्यादा कनेक्ट करता है। ठीक है, आइए अरुण आप आइए, और मैं रेणु मित्तल जी को बुलाऊंगा। रेणु मित्तल जी आप वहां पहुंचिए, मैं हेडलाइन लेके आता हूं और 9 बजे का बुलेटिन हम शुरू करते हैं। तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल। अभी तक कई पत्रकार आके जा चुके हैं, इन सब का औसत भी हम आपको बताएंगे और हम वो फैक्टर्स भी बताएंगे जिसके चलते ये पत्रकार अपने अपने प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, और उसके ऊपर एक बड़ा बहस भी होगा कि क्या 2019 के लिए महागठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर से यहाँ पर सफल होती है या नहीं होती है, इन तमाम फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ है रेणु मित्तल जी। रेणु मित्तल जी अपना डाटा बताइए। रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार, इनको पत्रकारिता में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। रेणु बाबरी कांड समेत बड़ी राजनीतिक घटनाओं की चश्मदीद रही हैं। ये राजनीति के तौर पर मशहूर हैं। हाँ, मेरे को सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कहते हुए कि जो 3 नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनमें एक कॉमन थ्रेड है और वो है एग्रेरियन डिस्ट्रेस। कैसे जो है रूरल एरियाज में फार्मर जो है वो बहुत परेशान है, और ये कॉमन थ्रेड इन तीनों स्टेट्स में चल रहा है। तो पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मेरे ख्याल में जो शिवराज सिंह चौहान जो चीफ मिनिस्टर हैं, चौथी टर्म जो सीख कर रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, उनका बड़ा अच्छा इमेज है, लोगों से उनका एक कनेक्ट है, और मेरे ख्याल में बीजेपी से बाहर जाके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है जिससे कि वो अपने आप सीट वो जीत रहे हैं। पर उसके अलावा लोगों में एक बदलाव दिख रहा है। वो चाहते हैं कि भाई जो परेशानियां हैं अर्बन एरियाज में
डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का काफी इम्पैक्ट रहा। रूरल एरियाज में जो फार्मर का जो डिस्ट्रेस है और नाराजगी है वो दिखा। और मेरे ख्याल में जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इकट्ठा होकर नहीं लड़े, वो शायद बारीकी से कांग्रेस को समझ नहीं रहे हैं। पहले डाटा, अच्छा पहले इसको, ठीक है। अब हम आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में पिछले 2 साल मध्य से प्रदेश का डाटा बता दीजिए आपके। अच्छा मध्य प्रदेश का, हाँ उसमें मैंने बीजेपी को दिया है 90 सीट, कांग्रेस को दिया है 125 सीट और अन्य को दिया है 15 सीट। मेरे ख्याल में कांग्रेस बहुत क्लियर कट सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में। बीजेपी ने लास्ट कुछ दिनों में कैचअप किया है, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी वहां खर्च किया है। उनके पास कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं जिनका वो प्रयोग किया है, पर उसके बावजूद वो कैचअप नहीं कर पाए क्योंकि लोग काफी साइलेंट थे। पर वो एक बदलाव चाह रहे थे। 15 साल मेरे ख्याल में राजनीति में बहुत होते हैं और इसका फायदा लिया। और जो लोग कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुट नहीं हुए, वो गलत हैं। पहली बार हमने देखा बहुत सालों में कि कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्कर है, जो 15 साल से पावर से बाहर था, उसने डिसाइड किया कि भाई अब मेरी उम्र 50 हो गई, अब अगली बार 55 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, हम कब वापस पावर में आएंगे। तो कांग्रेस का जो वर्कर है वो ग्राउंड पे काम किया पार्टी को वापस लाने के लिए। और नेता लोग इकट्ठे हुए, जब क्लियर हो गया राहुल गांधी की जो मीटिंग हुई उसमें कि कमलनाथ को पीसीसी बनाना है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री झगड़ा भी हुआ दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह ने सपोर्ट किया कमलनाथ को उस वाली मीटिंग में, राहुल गांधी की मीटिंग में। उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य के पास अभी बहुत टाइम है, अब समय है, क्योंकि देखिए कमलनाथ जो रिसोर्सेज और ला सकते थे चुनाव में, वो ज्योतिरादित्य शायद नहीं ला सकते थे। उससे फर्क पड़ा और दिग्विजय और कमलनाथ जब एक हो गए तो एक फोर्स बन गया। और ज्योतिरादित्य को मेरे ख्याल में अगली बार तक वेट करना पड़ेगा। जरूर झगड़ा हुआ राजस्थान का डाटा, मैं यहाँ झगड़ा हुआ मीटिंग में, और फिर वो एक कमेटी बनी अहमद भाई के साथ जो रिजॉल्व करिए वो झगड़े को। राजस्थान में पिछले 2 साल से बड़ा क्लियर है कि जब सेंटर ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया वसुंधरा राजे सिंधिया से, तो उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो गई। ब्यूरोक्रेट उनको सुनना बंद कर दिए और जो है लग रहा था कि उनको बदलना चाहते हैं। पर मैं उनको आयरन लेडी ऑफ राजस्थान बोलती हूँ क्योंकि वो टफ है, स्ट्रांग है, अपने बलबूते पे चलती हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अगर मुझे तोड़ोगे तो मैं पार्टी तोड़ दूंगी। तो इससे वो बरकरार रही और जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे वो नहीं बना पाए। इससे इनकी पोजीशन कमजोर होती गई। और मैं नहीं कहती कि कांग्रेस की वेव थी, मैं कहती हूँ कि इसमें वसुंधरा के खिलाफ वेव थी राजस्थान में। पर चुनाव आते आते अशोक गहलोत जो अभी भी सपने देखते हैं चीफ, अच्छा पहले आंकड़े दे दूं। बीजेपी को मैंने 65 दिया है, कांग्रेस को 125 दिया है, क्लियर कट सरकार बन रही है, और अन्य को 9 दिया है। छत्तीसगढ़ जैसे मैं कांग्रेस का एक वो आपको विश्लेषण दे दूं कि अशोक गहलोत चाहते थे कि कम से कम सीट आए, 100 के करीब आए, ताकि जो है वो इंडिपेंडेंस और अदर से मैनेज करके जैसे पिछली बार हुआ था वो सरकार बना लें। तो उसलिए बहुत खराब टिकट बटा, कास्ट इक्वेशंस को दूर कर दिया गया और गलत इलाकों में गलत टिकटें दिया गया। पर थोड़े जैसे चुनाव पास आया, ये इशू स्टेबलाइज हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, हमें बदलाव चाहिए, हमें वसुंधरा के खिलाफ वोट करना है। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी कांग्रेस के अंदर वो खत्म हो गई और पार्टी जो है क्लियर कट एक जितनी सीटें आनी चाहिए थी, जो सोच रहे थे पहले 150 से 160, उससे कम हो गई। और कांग्रेस के आप देखेंगे इंडिपेंडेंट्स भी जीत के आएंगे, पर इनकी क्लियर कट सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में वही एग्रेरियन डिस्ट्रेस बहुत है, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और मेरे ख्याल में रमन सिंह खुद ट्रबल में है। इसमें जो है जोगी जी का एक रोल है बीएसपी के साथ, बट जोगी जी का थोड़ा क्रेडिबिलिटी पहले से कम हो गया है और उसकी वजह से बीएसपी भी डाउन हो गई। तो जो ये इम्पैक्ट कर सकते थे चुनाव में वो ये नहीं कर पा रहे हैं और ये इतना अपने आप को मजबूत नहीं रख पा रहे हैं। तो बीजेपी मैंने 38 दिया है, कांग्रेस को 48 दिया है और अन्य को मैंने 4 दिया है। इसमें 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, पर मेरा मानना है कि कांग्रेस का क्लियर कट सरकार बन रहा है। ये एक थ्रेड है जो तीनों स्टेट्स में इकट्ठा चल रहा है। और कांग्रेस, कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रोजेक्ट नहीं करते चीफ मिनिस्टर को, तो पर फिर भी जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो पार्टी का लेजिस्लेचर मीटिंग डिसाइड करता है और लीडरशिप डिसाइड करती है कौन बनेगा।
मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक हर्डल नहीं है। कांग्रेस ने एक पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था, अदरवाइज वो ज्यादातर नहीं करते हैं कोई तेलंगाना किसी को। तेलंगाना में मेरा शायद प्रॉब्ली सबसे अलग मानना है। मेरा मानना है कि टीआरएस हीरो थे तेलंगाना को लाने के लिए। कांग्रेस ने स्टेट दिया, आंध्रा में भी फायदा नहीं हुआ, तेलंगाना में भी फायदा नहीं हुआ। दोनों तरफ पार्टी हार गई और बुरी तरह हार गई। और एक बहुत उम्मीद थी कि टीआरएस जो बने हैं मुख्यमंत्री नए स्टेट के, वो बहुत कुछ कर पाएंगे। मेरे ख्याल में जो फैमिली में जो एक युद्ध चल रहा है और जो फैमिली में जो करप्शन है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है स्टेट पे। और अभी हमने देखा कि सोनिया गांधी तो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हो गई है, वो सब कुछ राहुल गांधी को हैंड ओवर कर दिया है, पर उन्होंने एक एक्सेप्शन करा और वहां जाके मीटिंग करा, एक इमोशनल स्पिन दिया कि हमने आपको तेलंगाना दिया, अब हमको भी मौका दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि उसका काफी इम्पैक्ट हुआ है। और जिस तरह से एक अलायंस भी हुआ, डाटा ही भूल जाती है। कांग्रेस का मैंने 65 दिया है, टीआरएस को 45 दिया है और अन्य को 9, जिसमें मैंने बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें दी हैं। बीजेपी ने सारे पूरी स्टेट 119 में कैंडिडेट दिए हैं, पर उनका और मीटिंग्स भी हुई हैं वहां पर सीनियर लीडर्स की, सबकी, पर उसके बावजूद भी बीजेपी कुछ ज्यादा इनरोड्स नहीं कर पा रही है तेलंगाना में। मिजोरम में देखिए एमएनएफ, मेरे हिसाब से मैंने दोनों को बराबर दिया है, 18 और 18 एमएनएफ को और कांग्रेस को, क्योंकि चर्च ने एक फतवा दिया था चुनाव से एक दिन पहले कि आप सेक्युलर पार्टी को वोट करें, और वहां चर्च का बहुत इम्पैक्ट है। पर इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि एमएनएफ ज्यादा आगे है, क्योंकि उसको बीजेपी को 2 सीट जो है वो उनके साथ जाएगा, और अन्य 2 रीजनल पार्टीज हैं जिसको 1-1 सीट मिलने को उम्मीद है, वो भी एमएनएफ के साथ जाएगा। और एक स्पीकर जो थे वो कुछ कांग्रेस के लीडर्स को लेके आ गए थे एमएनएफ में, तो इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है और एमएनएफ को मुझे लगता है कि फायदा हो सकता है। रेणु जी आप आइए, मैं अब अगला बुलाता हूं जयशंकर गुप्ता जी को। आइए जयशंकर जी। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, इन्हें पत्रकारिता में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। इनकी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति पर पैनी नजर भी है। ये पत्रकार संगठनों से जुड़े हैं, प्रेस काउंसिल के सदस्य भी हैं। शुरू करेंगे। दीपक, मुझे लगता है मेरा शायद जो अनुमान है या आकलन कह सकते हैं, एग्जिट पोल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग मतदाताओं के बीच तो गए नहीं कि वोट देते हुए लौट रहे हैं उनसे बात करें हम लोग, तो एक तरह से हमारा अनुमान और आकलन है। और मुझे लगता है कि मेरा अनुमान और आकलन सबसे अलग है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 राज्यों में जीते कौन ये अलग बात है, हार कौन रहा ये स्पष्ट है। तो मेरा मानना है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 और 0 का रिजल्ट होने जा रहा है। एक पहली बात। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए 2013 में जो चुनाव हुए थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तो उस समय इनकम्बेंसी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ थी। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, सारे के सारे घोटाले आ रहे थे, सामने आ रहे थे और नेतृत्व पर सवाल उठ रहा था, तो उसका फायदा इनको मिला था। इस बार जो है ये डबल इनकम्बेंसी कम से कम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तो ट्रिपल इनकम्बेंसी हो गई है। राजस्थान में तो ये भी हो गया है कि वसुंधरा राजे के बारे में उनकी पार्टी के लोगों ने ही चला दिया, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। तो अब इस ढंग का जब नारा चलेगा तो जाहिर सी बात है वो महिला अकेली कहां तक लड़ पाएगी। तो एक तो ये है। अब मैं अपने डाटाज पे आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में मेरा मानना यह है, बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 125 से 30 यानी स्पष्ट बहुमत मेरा मानना है कि मिलेगी बीजेपी को, और अन्य दलों को जिसमें समाजवादी हैं, बहुजन समाज है, गोंडवाना है या कुछ निर्दलीय हैं, इनको 10 सीटें हमारे हिसाब से मिलते दिख रही है। राजस्थान में कांग्रेस को 120 से 125 सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत। स्पष्ट बहुमत। बीजेपी को 65 से 70 सीटें और अन्य को 9 से 14 सीटें, जिसमें बहुजन समाज भी है कहीं कहीं और एक निर्दलीय हैं, सीपीएम के भी हैं लोग, ये हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मेरा मानना है कि भाजपा को 32 से 35 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 50 से 54 सीटें, अन्य दलों को 4 से 5 सीटें जो अजीत जोगी या बहुजन समाज पार्टी के लोग होंगे इनको होंगे। अच्छा, इसका मेरे मानने का अपना आधार भी है। देखिए, जिस समय छत्तीसगढ़ के किसानों ने अपना धान बेचने से इनकार कर दिया,
उस समय क्लियर होने लग गया था कि अब भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो या उनकी पार्टी ने जिस जंग से वहां कहा कि हम किसानों को ज्यादा कीमत देंगे और बोनस जो 2 साल का बोनस बकाया था वो बोनस भी हम साथ देंगे, तो ये इसका साफ साफ एक परिलक्षण हुआ। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी अजीत जोगी पर ज्यादा डिपेंड करने लग गई कि अजीत जोगी काट लेगा वोट सारे और उनसे उनका हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी काट लेगी, दोनों मिलकर के तो उनका खेल हो जाएगा। अब आप समझिए कि अजीत जोगी का पूरा जो असर का इलाका है वो बिलासपुर रीजन है। बिलासपुर रीजन में 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पास है, पहले से ही हैं। अजीत जोगी सतनामी हरिजन है, सतनामी हरिजनों का पूरा समर्थन पिछली बार जो है वो भाजपा को गया था। पिछली बार भी अजीत जोगी इसी रोल में थे, बाहर से नहीं थे, अंदर से थे, तब भीतरघात में थे, भीतरघाती रोल में थे वो। उसके बावजूद वो हुआ। सतनामी हरिजनों का जो सबसे बड़ा नेता या जो गुरु है वो बालदास जी हैं, जो पिछली बार भाजपा के साथ गए थे, इस बार खुल करके वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के साथ उन्होंने प्रचार किया। तो मुझे तो ये लगता है दूसरा ये। और तीसरा जो है, अब तेलंगाना वाली बात आ गई। तेलंगाना में मेरा मानना है कि कांग्रेस को 60 से 65 सीटें मिलनी चाहिए और टीआरएस को 40 से 45, बीजेपी को 4 से 5, अन्य यानी एमआईएम को और एक आध जो इंडिपेंडेंट्स होंगे इनको 9 और 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। ठीक है। मिजोरम में है कांग्रेस, यहां पर भी मेरे हिसाब से बहुमत पा रही है, क्योंकि जिस ढंग से चुनाव से पहले मतलब आपको समझ 80% वहां पे ईसाई आबादी है और जिस ढंग से देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बन रहा है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, उसके खिलाफ जो ये हो रहा है, तो उसको देखते हुए वहां पे जो चर्चेज अलायंस है उसका जो डिक्टम हुआ, जो उन्होंने फतवा एक तरह का जारी किया, उन्होंने कहा कि साहब सेकुलर पार्टी को वोट देना चाहिए, मतलब कांग्रेस को वोट देना चाहिए, सीधी सी बात है। हालांकि जोरमथंगा भी है, बहुत मजबूत नेता रहे हैं एमएनएफ के, लालडेंगा की पार्टी रही है, वो काफी उनका भी जनाधार रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अगर इस बार भी बीजेपी आ गई, मतलब जोरमथंगा का मतलब कि एनडीए मतलब बीजेपी, तो अगर बीजेपी का नेतृत्व वाली पार्टी अगर आ गई, दोनों मिलकर चलाएंगे तो फिर हमारे ऊपर हमले और बढ़ेंगे। तो शायद ये एहसास कहीं न कहीं वहां पर भी इनको हरा रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप 5-0 से कांग्रेस जिता रहे हैं, क्या ऐसा करिश्मा राहुल गांधी में है कि वो 5-0 कर सके? नहीं, मैंने ये कहा, देखिए मैंने शुरू में ही कहा, ये कौन जीत रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भाजपा के खिलाफ है जनादेश। नहीं, ये अल्टरनेटिव राहुल गांधी दे पा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं इसलिए कि अगर बीजेपी के खिलाफ ये जनादेश है तो वहाँ पर टीआरएस भी है, अजीत जोगी भी है, वो भी एक फैक्टर। टीआरएस है, टीआरएस बिल्कुल है। उन्होंने राज्य बनवाया, जिस तरह से सेंटिमेंटल अपील किया सोनिया गांधी ने कि आंध्र तेलंगाना मेरा बेटा है, उसके लिए मेरा सब कुछ ये हुदाव पर लग गया, और लेकिन केसीआर ने बर्बाद करके रख दिया, जो उस समय की हालत थी, जो दिया था सब बर्बाद हो गया। और उसके बाद जिस ढंग से देखिए वहां एक और बात हो गई कि दोनों जगह बीजेपी तो फ्रिज की पार्टी है, लेकिन वहां एक मैसेज उसके खिलाफ, प्रदीप जी, मैसेज ये गया कि वहां पे एमआईएम बीजेपी कहीं न कहीं केसीआर, ये तीनों लोग मिले जुले हैं, और ये कहीं पूरा ओपन। देखिए एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो पूरे देश भर में तो जाकर के लड़ती है ज्यादा सीटों पे, और जहां उसका तेलंगाना में सबसे अधिक असर है वहां कुल मिला के 8 सीटों पे लड़ रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि उसका क्या क्या नेक्सस हो सकता है। एमआईएम और बीजेपी एक तरफ कैसे हो सकता है? एमआईएम को बी टीम माना जाता है। बिहार में हुआ, बिहार में जैसे जाकर के एमआईएम चुनाव लड़ी, जितने सीटों पे जाकर चुनाव लड़ी बिहार में, कांग्रेस के लोग मानते हैं, एमआईएम थोड़ी मानते हैं। एमआईएम क्यों मानते हैं? कांग्रेस को लगता है कि वो तो हमारे मुस्लिम वोट खा जा रही है, इसलिए मानते हैं वो खाली। जो भी एमआईएम जितना एग्रेसिव है, इस तर्क से तो कोई छोटी पार्टी चुनाव लड़ना नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी न किसी की बी टीम ठहरा दी जाएगी। अजीत जोगी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, कोई कह रहा है कांग्रेस की बी टीम है, अजीत जोगी के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है, सपाक्स के लिए कहा जा रहा है, बीएसपी के लिए कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में। सीधी सी बात है कि जहां पे आपका जनाधार नहीं है, अगर 2-4 सीटों पे आपका है, उतनी सीटों पे लड़ते हैं आप, तो बात समझ में आती है, लेकिन पूरे राज्य की सारी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, और तेलंगाना में क्यों नहीं एमआईएम लड़ रहा है? क्यों एमआईएम लड़ रहा है? अगर आपका जनाधार वहीं से तेलंगाना में टीआरएस से समझौता उनका है, टीआरएस अगर कोई पार्टी अपना बेस एक्सपैंड करना चाहती है, एमएलए 8 सीटों पे चुनाव लड़ना है आप, जयशंकर जी 7 सीटें आपके पास हैं, और ठीक है, हम इस फ्लोर को डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे। निमिष, आप जल्दी से अपना डाटा बता दीजिए ताकि हम, जयशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम पूरे इस फ्लोर को डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे क्योंकि हमारे पास तमाम फिगर्स होंगे। निमिष को बुलाते हैं। निमिष, आप बताइए कि आपके फिगर्स क्या कहते हैं, आप मध्य प्रदेश घूमकर भी आए हैं, सबसे पहले आपका परिचय। निमिष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। निमिष को पत्रकारिता में 2 दशक का अनुभव है। वो
मध्य प्रदेश की राजनीति में जमीनी सच्चाई समझते हैं, उनकी बीजेपी और संघ की गतिविधियों पर पैनी नजर भी है। निमिष, मध्य प्रदेश में मैंने आंकड़े दिए हैं 120 से 133, मतलब शिवराज, हाँ मतलब आप वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन ये उनको बड़ा झटका लग रहा है, तो इतनी आसानी से नहीं। और ये जो हम हूं और क्राय देख रहे हैं कि कांग्रेस कुछ बहुत अच्छा करने वाली है, उसके पीछे यह है कि कांग्रेस ने इस बार एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है और उसने गोरिल्ला वार किया है। उसने उन पॉकेट्स पर काम किया है जहां पर उन्हें लगा कि बीजेपी के लोकल कैंडिडेट को लेकर कहीं एंटी इनकम्बेंसी है या नाराजगी है। रीजन, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक महीने तक घूमने के बाद जब मैंने लोगों से बात की, किसानों से, मजदूरों से, सभी से, महिलाओं से, तो गांव-गांव में ये था कि वो बीजेपी से नाराज नहीं है, वो नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है, वो शिवराज से नाराज नहीं है, लेकिन लोकल कैंडिडेट को नहीं जिताना चाहते। कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कुछ कर रही है। और उसका एक और कारण आप जो देखने वाले हैं कि बीजेपी के बड़े दिग्गज हार सकते हैं अच्छे खासे, इसीलिए। और क्यों? क्योंकि देखिए, हम ही कह रहे हैं कि 4% वोटिंग ज्यादा हुई है, 2% महिलाओं ने वोट ज्यादा दिए हैं। 2% महिलाएं यदि मध्य प्रदेश में वोट ज्यादा देती हैं तो वो शिवराज मामा को जाते हैं, क्योंकि वहां बेटी पैदा होने से लेकर उसके दहेज देने तक में सरकार इन्वॉल्व होती है। एक बड़ा फैक्टर मैं बताना चाहूंगा, नर्मदा जो है, नर्मदा को लेकर, नर्मदा नदी को लेकर, जो वहां उसको गंगा के रूप में माना जाता है, उसका बड़ा प्रभाव है। उसको लेकर जो आप सरकार ने जो इतने समय से काम कर रही है, खासकर ये उसे रिलीजियस एक टर्म में लीजिए, और उससे उन्होंने लोगों को नर्मदा के किनारे जितने भी सीट्स हैं उस पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा वाला जो एक मामला देखा, उसमें मतलब यहां पर शिवराज ने भावनात्मक कार्ड खेला है। कांग्रेस क्यों नहीं क्लियर मेजॉरिटी दी, इसके पीछे यह है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा के बाहर कहीं नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर रीजन जो है, जो संभाग है जिसमें गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना है, इसके बाहर नहीं है। और एक जुमला जो अभी हम लोगों ने दोहराया था कि माफ करिए महाराज, अब की हमारा है शिवराज, वो एक रहा कि एक राजा की वो है कि वो एक प्रिंस है, और जो अब नई पीढ़ी है वो थोड़ा प्रिंस से थोड़ा सा बचती है। 10 साल के बाद एक बड़ी पीढ़ी आई है जिसपे वो परिवर्तन देखा है, वो वोट दे रहे हैं, तो हमको इसको नकारना नहीं चाहिए। राजस्थान में बीजेपी हार रही है, और बीजेपी बहुत बुरी तरह से तो नहीं हार रही है। उसका कारण है कि जो आखिरी 3 हफ्ते में जो आरएसएस की से नागपुर से सीधे जो संदेश पहुंचा था वहां पे, और वो जो पश्चिम प्रांत जो आरएसएस की भाषा में कहा जाता है, वहां के तमाम स्वयंसेवकों को और प्रचारकों को कहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को लाना है। तो वो जो आखिरी 3 हफ्ते में जो कुछ हुआ वो हुआ नहीं, तो बीजेपी बहुत बुरी तरह हारने वाली थी, बची है। और इसके पीछे ये 3 हफ्ते का आरएसएस और बीजेपी का जो काडर है, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको जो मोबिलाइज किया वो है। एक और बात राजस्थान में आपको मैं बता दूं कि आरएसएस ने वहां बहुत काम करना शुरू किया। उनको लग रहा था कि ये बार-बार हम सरकार जो है, यदि हमें वहां से कांग्रेस को हटाना है तो काम करना होगा। कांग्रेस इसलिए फेवर में आई क्योंकि गहलोत और सचिन पायलट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कांग्रेस ने दिया। गहलोत की एक बहुत अच्छी छवि है, वो जमीनी नेता के रूप में माने जाते हैं। युवाओं में सचिन पायलट को लेकर अच्छा क्रेज है, तो ये जो यूथ और ओल्ड दोनों ही प्रकार के मतदाताओं को जो कैच करने की उन्होंने किया है कोशिश, ये बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर इसके बाद छत्तीसगढ़ में मैं अभी भी मान रहा हूं कि बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है, और इसका कारण है कि जो दाल चावल वाले बाबा हैं, मतलब मैं डॉक्टर रमन सिंह के बारे में कह रहा हूं, ये दाल चावल वाले बाबा की पैठ बहुत अच्छी है। वहां पर लोकल जो कैंडिडेट्स हैं असल में वो उनके खिलाफ उतनी नाराजगी नहीं है। जो संगठन, बीजेपी संगठन के पास खबरें आई हैं, जो आरएसएस का फीडबैक है उसमें वहां, लेकिन एक और बड़ा सवाल मैं यहाँ ये रख रहा हूं कि कांग्रेस कहाँ है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, और वो छत्तीसगढ़, जो आज का छत्तीसगढ़ है, रायपुर रीजन से थे, शुक्ल बंधुओं के पिता। लेकिन वहां कांग्रेस इन पिछले 15 साल में एक बड़ा संगठन जो है वो खड़ा नहीं कर पाई। चरणदास महंत के अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो रमन सिंह को एक चुनौती दे सके। जोगी फैक्टर को, सतनामी संप्रदाय की बात कही है, और एक क्रिश्चियन उसमें और ट्राइबल्स में, हम उनको एकदम नकार नहीं सकते, आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। अजीत जोगी का अब, क्योंकि वो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से बाहर हैं, तो उनका अपना एक प्रभाव है। तेलंगाना में
टीआरएस वापस आ रही है। मैं हैदराबाद में घर है तो इसलिए तेलंगाना और हैदराबाद बहुत जाता हूं। तो देखिए, टीआरएस परिवार से जुड़ा हूं तो इसलिए, और चंद्रशेखर राव के वहां एक आंतरिक झगड़ा है, लेकिन उस झगड़े का असर वोटर्स तक नहीं है। देखिए, तेलंगाना का सोशल साइकोलॉजी आप समझे तो वो लोग दरअसल भावुक हैं। तेलंगाना उनके लिए बहुत भावुक विषय था। वो उसके लिए जल मरे, उन्होंने आत्महत्याएं की। तो वो आज भी कुछ भी कहिए, लेकिन वहां पर आप टीआरएस को, तेलंगाना के नाम पर जो पार्टी है और उन्होंने ये किया है, उसको आप एकदम राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो वो आ रहे हैं सरकार में। इसके अलावा ओवैसी की बात करें, देखिए ओवैसी का एक सीधा सा राजनीतिक समीकरण है। 7 विधानसभा सीटें, 1 विधानसभा सीट जिस पर ओवैसी 50-50 होते हैं और 1 लोकसभा, ये उनका है। 7 विधानसभा सीटों में आप ओवैसी को कोई भी पार्टी नहीं हरा सकती। वो हैदराबाद और उसके आसपास की सीटें, वो उनका गढ़ है। वहां पर तेलंगाना में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों डिमोरलाइज है, क्योंकि जब तेलंगाना की बात आती है, जब आप तेलुगु लोगों से बात करते हो, तेलुगु में भी वो जो उनका सामाजिक इक्वेशंस हैं, तो वहां वो आंध्र वालों से घृणा करते हैं। तो जब आप तेलंगाना में आप सोचते हैं कि कोई और पार्टी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बाहर की पार्टी है, हमारे अपने घर की पार्टी। ये एक बहुत ज्यादा वहां के यूथ और उनमें दिख रहा है। क्विकली डाटा। और मैं वहां पर बीजेपी को 5 बहुत हुआ तो, वैसे उतनी भी आशा नहीं है। और टीआरएस आ रही है, मेजॉरिटी में है, वो बनाएगी। जो ओवैसी हैं वो अपनी 7 सीटें बरकरार करेंगे। 1 सीट का थोड़ा सा वो है, लेकिन 7 वो आ रहे हैं। मिजोरम पे आ रहे हैं, तो मिजोरम में हम एक व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, और वो है हेमंत बिस्व शर्मा। कल भी हमने बात की थी, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा कैच आया है। बीजेपी की लॉटरी लगी है नॉर्थ ईस्ट में। वैसे आपको, हम सभी को मालूम है कि आरएसएस पिछले 5 दशकों से बहुत कोशिश कर रहा है जमीनी स्तर पर, और आरएसएस में ट्रेंड है कि जो भी नया प्रचारक बनता है उसको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट भेजा जाता है। वो उनका पोस्टिंग पॉइंट, ट्रेनिंग पॉइंट होता है। लेकिन उसके बाद भी आरएसएस जमीनी स्तर पर भले जितना भी काम कर रहा हो, लेकिन जो हेमंत बिस्व शर्मा थे, उन्होंने वहां पर जितने भी कांग्रेस से थोड़ा भी अलग हो सकते थे, उन सबको मिलाया है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार वहां एक के बाद एक राज्यों को जीत रही है। तो वहां पर कांग्रेस मैंने जो मेरा आकलन है कि वहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनने के चांसेस ज्यादा है। गैर कांग्रेसी सरकार। तो इसी के साथ निमिष, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हम डिस्कशन के लिए इस पूरे फ्लोर को ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट देख लेते हैं कि औसत क्या कहता है इन तमाम पत्रकारों का। औसत हमने कैसे निकाला है, जो रेंज है उसका औसत लिया है, और उसके बाद जिन लोगों ने एग्जैक्ट फिगर दिए हैं उसका औसत निकाला है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश का औसत। मध्य प्रदेश के औसत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 115 सीटें बीजेपी को मिल रही है, यानी बीजेपी यहां पर सरकार बनाने के बेहद नजदीक है। 105 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, और अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। 115, 105 और 10। ये आप देख लीजिए, अनुज गुप्ता जी ने बीजेपी को 125 दी थी, प्रदीप सिंह जी ने 140, संजीव नायक ने 120, एनके सिंह ने 100 से 110 के बीच, अरुण आनंद ने 117, रेणु मित्तल ने 90, जयशंकर गुप्ता जी ने 90 से 95, निमिष देबो ने 120 से 135 के बीच में, यानी औसत होता है इसका 115। ये आप पूरा देख सकते हैं, पूरा फिगर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का ग्राफिक लेकर आइए। राजस्थान का ग्राफिक क्या कहता है? राजस्थान का औसत कहता है कि बीजेपी को 79 सीट्स मिल रही है, 79 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 110 सीटें मिल रही, यानी सबका मानना है कि कांग्रेस क्लियर कट यहां पर मेजॉरिटी लेकर जा रही है। तो मध्य प्रदेश के बाद, राजस्थान के बाद सबका मानना है कि राजस्थान में क्लियर कट कांग्रेस मेजॉरिटी लेके जा रही है, और अन्य के खाते में 10 सीटें आ रही हैं। आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बीजेपी को औसत 41 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 44 सीटें मिल रही है। तो कांग्रेस को एज है, लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं पा रही है। पूर्ण बहुमत के लिए 46 सीटों का आना जरूरी है। आइए आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो अनुज गुप्ता ने 35 सीटें दी है बीजेपी को, कांग्रेस को 50 दी है। प्रदीप सिंह जी ने 44 सीटें दी है बीजेपी को, कांग्रेस को 41 दी है। संजीव नायक ने 45 सीटें दी है, कांग्रेस को 30 दी है। एनके सिंह ने 39 से 44 सीटें दी है।
बीजेपी को 43 से 50 कांग्रेस को दी है, अरुण आनंद ने 45 सीटें दी है, 40 सीटें कांग्रेस को दी है, रेणु मित्तल ने 38 सीट बीजेपी को दी है, 48 सीट कांग्रेस को दी है, जयशंकर गुप्ता जी ने 32 से 35 सीट बीजेपी को दी है, 50 से 54 कांग्रेस को दी है, निमिष ने 42 से 56 सीटें बीजेपी को दी है और 39 से 47 सीटें कांग्रेस को दी है। और अब उसके बाद हम तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना का औसत हम आपको बता दें, बीजेपी औसत 5 पर आती है। तेलंगाना का ग्राफिक गिराया जाए, बीजेपी औसत 5 पर आती है, कांग्रेस 42 पर आती है, 61 पर टीआरएस आती है, यानी मेजोरिटी के बिल्कुल मेजोरिटी को टच करती हुई ये इसको कह सकते हैं। 6 पर एआईएमआईएम आती है और 5 पर अन्य आते हैं। जल्दी से मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम एक छोटा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, फिर भी महत्वपूर्ण। औसत में एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट को 18 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 16 सीटें मिल रही हैं और 6 सीटें अन्य को मिल रही हैं। तो यहाँ पर बहुमत से दूर है एमएनएफ, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर रही है। तो गवर्नर का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डिस्कशन के लिए खोलते हैं। सबसे पहले मैं जयशंकर गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा और रेणु जी के पास जाना चाहूंगा। रेणु जी, मेरा सवाल, क्या राहुल गांधी इतने काबिल हो गए हैं कि 5-0 का स्कोर लेकर चले जाएं? जयशंकर गुप्ता जी कहते हैं कि ये बीजेपी को हराने के लिए मैंडेट है, लेकिन बीजेपी को क्यों हराना चाहेगी इन 5 राज्यों की जनता? देखिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। राजस्थान की तो बात सबने की है, मध्य प्रदेश में एक डिस्प्यूट है, छत्तीसगढ़ को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो मेरा मानना यह है कि कॉमन थ्रेड है इसमें कि बीजेपी जो है वो अंडर प्रेशर है। बीजेपी एज अ पार्टी, आपने इन्होंने कहा शायद कि लोकल कैंडिडेट के खिलाफ है, पर बीजेपी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सीएम के खिलाफ नहीं है, पीएम के खिलाफ नहीं है, वो सभी बीजेपी है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट? लोकल कैंडिडेट अलग है और बाकी सब अलग हैं। ये तो मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सब मिले हुए हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं। मुझे नहीं लगता। देखिए, 5 राज्यों की जब बात कर रहे हैं तो कम से कम तेलंगाना और मिजोरम की बात नहीं करनी चाहिए, जहां बीजेपी 3 राज्यों की बात कर रहे हैं। 3 राज्यों की बिल्कुल, क्योंकि वहां न विधानसभा में कुछ है, रेणु जी ने तो तेलंगाना में भी कांग्रेस को जिताया है। तो जीत रहे हैं ना, अभी तो जीता है। विरोध में 65 वोटिंग वहां हो रही, वैसा वो कह रहे हैं कि वैसा मत कीजिए। बीजेपी तो सारी सीटों न वहां नहीं, वहां विधानसभा में है कुछ 119 में और न दिया लोकसभा में है। तो इसलिए सेंटर या स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी इन 2 राज्यों में बीजेपी के लिए है, ये मानना तो किसी तरह से गले नहीं उतरता। इन 3 राज्यों में जरूर एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से 2 राज्यों में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस के बारे में लोगों की इतनी बड़ी राय बदल गई है कि 3 के 3 राज्य जो है वो कांग्रेस को जा रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप कांटे की टक्कर बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बताने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से 15 साल का शासन का असर होता है, फैटिग फैक्टर भी होता है, स्थानीय लोगों से नाराजगी होती है, भ्रष्टाचार का भी मामला आता है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा। इन चुनावों को अगर आप देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं आए। तो राष्ट्रीय नेताओं की उस तरह उतनी बड़ी भूमिका भी नहीं रही। लेकिन प्रधानमंत्री का एक बड़ा रोल रहा। मैं कैंपेनिंग की अगर बात करूं, और अमित शाह का भी बड़ा रोल रहा, उस पर मैं आऊंगा। जयशंकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सीधी सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी जितनी राज्य सरकारों के खिलाफ है, उससे कहीं ज्यादा केंद्र सरकार के खिलाफ है। क्योंकि आपने तो 4.5 साल पहले कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम किसानों को उनकी लागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। मंदसौर में आप डबल एंटी इनकम्बेंसी, आप जब बोले तो हम नहीं बोले। ठीक है। मंदसौर में ये तो मुझे लगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच डिस्कशन हो रहा है। मंदसौर में मैं जब बोल रहा था आप मत बोले, आप जब बोले तो मैं नहीं बोले। ठीक है, मजाक, लाइटर नोट कर लेना। तो मंदसौर में जब किसान अपनी फसल के दाम मांगने गए तो उन पर गोलियां चलाई गई, वो मारे गए। आज भी मंदसौर में, आप ही कल बता रहे थे किसी प्रोग्राम में कि साहब वो प्याज जो है किसान मंदसौर के पास नीमच में 50 पैसे में 5 रुपए। नासिक में अभी जो खबर आई है कि साहब 1 रुपए 40 पैसा किलो प्याज किसान को बेच के जाना पड़ा। 740 किलो किसान बेचा प्याज, उसका 1067 रुपए मिला, उसने वो पीएमओ को भेज दिया। तो एक तरफ है ये बात है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। राजस्थान के अलवर में 4 नौजवान रेल की पटरियों पे कूद गए, उन्होंने जान दे दी, उसमें 3 मर गए। जान दे दिया क्योंकि उन्होंने लिखा कि हमारे पास रोजगार नहीं, हम जी के क्या करेंगे। तो एक इस तरफ है। तीसरा है कि जवान, जो आपने कहा था कि हमारे एक जवान का अगर सर जाएगा तो हम 10 सामान ले आएंगे उधर से। हमारे जवान रोज मारे जा रहे हैं, रोज हमारे तिरंगे में सौ लिपट करके आ रहे हैं।
ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वो भी बता दिया हाँ ठीक है, उनके भी दो मार दिया हमने। तो आप इसलिए नहीं आए थे कि आप इधर हमारी भी लाशें आते रहे, उधर भी लाशें गिरती रहे। तो अगर ये होना है तो फिर तो खत्म हो जाएगी सभ्यता। अनुज जी, क्या आपको लगता है मोदी जी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, डबल एंटी इनकम्बेंसी इन राज्यों के चुनाव में? देखो जी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मोदी जी के खिलाफ देश में माहौल है, क्योंकि जहां जहां भी सर्वेक्षण करते रहे इस चुनाव में, तो केंद्र की वोटिंग अलग किस्म की होनी होगी, राज्यों की वोटिंग अलग किस्म की होनी होगी। और यदि देखिए किसानों की नाराजगी तो गुजरात में दिखने के बाद पिछले बजट में 1.5 गुना एमएसपी जब रखने की कोशिश की गई है और रखी गई है, कैबिनेट के डिसीजन बाद में हुए हैं, यदि उनसे भी संतोष नहीं हो पाएगा तो शायद कोई भी सरकार इससे अधिक किसानों के लिए नहीं कर पाएगी। नहीं, लेकिन वो जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो थोड़ा गड़बड़ है। क्यों एनके सिंह साहब? जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसमें मजदूरी की कीमत, आपने जमीन का लागत मूल्य और ये सब चीजें निर्धारित होनी चाहिए। आपने फ्रॉड किया है उस दिन बजट में जब आपने कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि किस फॉर्मूले से होगा, A2FL से होगा या C2 से होगा, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट से होगा। आपने अपने मैनिफेस्टो के पेज नंबर 44 में लिखा था हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से देंगे, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट। ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है। मतलब था कि आपने धोखा किया, बजट में दे दिया, दिसंबर जब आ रहा है, वोट देने जा रहे हैं, उसके 3 दिन पहले आप अनाउंस कर रहे हैं ऐसा साहब 1750 कर दिया, वो भी A2FL के फॉर्मूले पे दिया है। C2 में अगर आप देते तो 2150 रुपया होता है। वो भी सुनिश्चित नहीं हुआ कि ऑफटेक हुआ कि नहीं। जबरदस्त एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, मर रहे हैं जेब में लेकर। अभी लहसुन राजस्थान में पिछली साल 35 रुपए का बिका था, तो बड़े उत्साह से किसानों ने लहसुन किया। जब गया वहां पे मंडी में तो 5 रुपया जैसे ही कोट हुआ तो उसने उसकी तरफ देखा, कहा मैं 1 मिनट में आता हूं, और जेब से पेस्टिसाइड की वो निकाली सीसी और पी के SMS कर दिया कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, और चला गया। ये जो मैसेजेस जाते हैं ना, आप हाइटन कर देते हैं एक्सपेक्टेशन। बहुत उम्मीद थी आपसे 14 में जब आए, और जितना आपने उम्मीद थी उससे ज्यादा हमने वादा कर लिया। ये नहीं करना चाहिए। एडवर्सरियल डेमोक्रेसी में इतना होता है कि वादा थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आप 15 लाख जेब में डाल देंगे। कांकेर के भाषण का मैं रोज पढ़ता हूं और रोज कहता हूं किस कैसे कहा होगा ये बात। वो पूरा भाषण की इबारत हमने लिखी है। तो हकीकत ये है कि एक्सपेक्टेशन हाइटन कर दिया, दूना FDI कर दिया, आप वो उसको कहते हैं डबलिंग द फार्मर्स इनकम, DFI। और आपने अपना कमेटी बनाई हुई दलवाई कमेटी, उसने चीख के कहा है कि पहले मार्केटिंग तो करिए आप। 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, प्याज और आलू इसी यूपी में लोग वो खेत में जला रहे हैं। तो आप समझ नहीं रहे हैं भारत के इतिहास में, चूंकि एग्रीकल्चर मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, इतना बड़ा एग्रेरियन डिस्ट्रेस पहले कभी नहीं हुआ था। निमिष, आप एग्री करेंगे? सर, मैं थोड़ी सी इतनी भारी भाषा तो नहीं, पर मैं सिंपल सीधे शब्दों में ये कहूं कि जो मैंने देखा वो ये था कि पहले सड़कें नहीं थी। आप और हम जानते हैं उस जगह को, इंदौर से बरहानपुर जो है वो महाराष्ट्र की बिल्कुल बॉर्डर पर है, और ये इलाका काली मिट्टी का इलाका है। यहाँ पर कपास होती है, केला होता है। वहां जब मैं गया और मैंने किसानों से पूछा तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि अटल जी की सड़क बन गई सर, उसको अटल जी की सड़क कहते हैं, वो अटल ग्रामीण योजना जो थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बस उससे बोला अटल जी की सड़क से साहब हम माल ले जाते हैं और उसके बाद बढ़िया गाड़ी हो जाती है, वहां से हम बेच देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है, मैं सही सर की बात मानूंगा इस बात पर कि हाँ, किसानों को उनकी चीजें वहां उस तरह से दाम नहीं मिल रहे, लेकिन वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सड़कें नहीं थी, मैं मध्य प्रदेश की हालत बता रहा हूं, जो यही हालत छत्तीसगढ़ में थी। 15 साल तक सड़कों का ढोल नहीं पीट सकते। हाँ, नहीं पीट सकते। 15 साल तक सड़कों का ढोल नहीं पीट सकते। लेकिन इसका दूसरी एक चीज, कांग्रेस के पास, मैं एक दूसरा उसमें बताऊंगा, कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 साल में उसका ग्राउंड लेवल का जो कार्डर था वो या तो डिसअपियर हो गया या छोड़कर चले गया। ये हालात मैंने वहां देखे। हर जगह जिसके पास जाइए वो कहता निमिष भाई हम कहां से लड़के लाएं, कोई कहता आप तो सरकार में आओगे नहीं तो मैं आपके लिए दिन भर क्यों काम करूं। ये देखिए, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। रेणु, यहाँ पर मैं एक बात कह रहा हूं, ऐड कर दूं निमेश, अगर आपने ये पूछा होता कि इस साल डाई अमोनियम फॉस्फेट तुम घर में लाए होगे गेहूं बोने में, पहली शर्त होती है वही डाल दें, करीब 20 किलो डालते हैं पर बीघा, 1450 रुपए हो गया, जो अभी पिछली साल तक 1100 रुपए था। यूरिया की बोरी आपने 5 किलो चालाकी से कम कर दी, रेट वही रखा। तो ये जो चीजें हैं वो रोज झेल रहा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड
जिसको कहते हैं हब बिजनेस में, वो किसानों के खिलाफ चला गया है बुरी तरह से, इसलिए वो लैटेंट होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। जब खोद के पूछेंगे तब आपके समझ में आएगा, अरे ये तो जबरदस्त। जैसे लेकिन रेणु, मैं यहाँ पर एक अलग बात ऐड करना चाहता हूँ, किसानों से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने काडर की बात करी कि 45 साल का काडर हो गया है, जो 45 का था वो 50 का हो गया, और जो 50 का वो 55 का हो गया, जो 55 का था वो 60 का हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जिसकी ग्राउंड रियलिटी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं क्योंकि मैं उस राज्य से आता हूं, जितना कांग्रेस का काडर था वो तो पूरा का पूरा बीजेपी में शिफ्ट कर चुका है। ये है, पूरा का पूरा बीजेपी में शिफ्ट कर चुका है। इस हकीकत को आपको समझना चाहिए। दीपक, ऐसा होता नहीं, कोई चीज टोटलिटी में शिफ्ट नहीं करती। टोटलिटी में नहीं, कांग्रेस मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशनल वाइड तो है, हमें अपना बिजनेस चलाना है, धंधा चलाना है। यदि हम कांग्रेस वाले हैं तो हमारा धंधा चलाना मुश्किल होगा। देखिए, कांग्रेस का जो और है, ये बीजेपी ने किया है वहां पर, तो ये हालत हुई कि पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो नहीं है। आप देखिए यूपी में 2009 में संगठन उतना नहीं है जितना भाजपा का है, आरएसएस का है, उसके मुकाबले तो नहीं है। कमिटमेंट भी उनका कमिटमेंट भी ज्यादा नहीं है। माहौल बनता है, उससे लोग वोट करते हैं, कांग्रेस का काडर हो या ना हो। पर प्रॉब्लम यह है कि जो लोग जब मन बना लेते हैं, मतलब अगर वोट करने 21-22 का- सीटों को आप मान के चल रही, तो आप मान के चल रही कि कांग्रेस भगवान भरोसे जीतेगी, काडर के भरोसे नहीं जीतेगी। सही है, कई बार तो यूपी में देखिए कहा, मैं तो वहाँ निगेशन में जीतेगी, नकारात्मक रुझान करेंगे। सब चले गए अलग अलग पार्टी में, पर फैक्ट वोट ये है अगेंस्ट कि वो में जीती ना 21 नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मैं आपसे आर्गुमेंट करूंगा यहाँ पर, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो अखिलेश का काडर था प्लस कांग्रेस थी। अखिलेश और कांग्रेस मिलकर लड़े और उतने में आप 2009 की बात कर रही है ना, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2017 की बात कर रहा 17 में हूँ। क्या अखिलेश हुआ? का पूरा 7 काडर सीट था, अखिलेश का पूरा काडर था, पूरी कांग्रेस थी। उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना बम्पर बहुमत आया। तो मुझे ये लगता है कि जब वो एक काडर के साथ मिलकर लड़ रही हैं, तब उनकी 7 सीटें आ रही हैं। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में? दीपक, आप एक ये भी माहौल देखो कि बनता है, मध्य प्रदेश में दीपक। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवारों को ग्रामीण इलाकों में घुसने नहीं दिया, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के बेटे को लोगों ने घेर लिया, कहा कि आज आप आए हो, पहले क्यों नहीं आए? उनकी बीबी को भी घेरा, बीबी को भी घेरा। पानी नहीं है, बीबी को इसलिए घेरा क्योंकि पानी नहीं है। सांवेर में लोकसभा अध्यक्ष का जो कैंडिडेट कहा जाता है राजेश सोनकर, सिटिंग एमएलए है, उसको भगाया लोगों ने। और बीजेपी और नाराजगी है, जनसंघ के लोगों ने बड़े लेवल पे है। तुलसी सिलावट जो वहां कांग्रेस का पहले कैंडिडेट, अभी कैंडिडेट है और पहले विधायक रहा, उसके लिए कैंपेनिंग की आप और खुलेआम करी। आप उन्होंने ये- कहा कि हम बीजेपी मोदी और शिवराज से नाराज नहीं है, लेकिन हम सांवेर में राजेश सोनकर को विधायक नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन अब बुधनी में बताइए। तो शिवराज सिंह के खिलाफ बोला ना लोगों आप ने। मुझे बताइए, जब चीफ मिनिस्टर का साला जो हर घोटाले में जिनका नाम आ रहा है, जब वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि वो खुद बचने जा रहा है। नहीं, इसका मतलब है वो खुद बचने जा रहा है। मैं संजय हो मसानी सकता है चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा कि भैया वहां जाके कमलनाथ जी से बात पुरानी कर थ्योरी है, लेना। ये पुरानी थ्योरी है, सब ये बड़ी पुरानी थ्योरी है। अनुज जी, आपको लगता है, आप तो एक मिनट, अनुज जी, आपको लगता है कि ये थ्योरी हो सकती है कि संजय सिंह को खुद शिवराज सिंह चौहान ने भेजा कि जाओ भैया कांग्रेस में जाओ और कांग्रेस में जाकर मेरे लिए अच्छी सी डील करके लाओ? ये थ्योरी रेणु मित्तल जी की, आप बताइए, जवाब दीजिए। संजय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके जीजा उनको टिकट नहीं दिला रहे चीफ थे। मिनिस्टर और उनकी वाइफ के साथ। इसीलिए मैं हैरान हूं कि कांग्रेस ने उनको क्यों लिया और टिकट भी दिया। मैं बताता हूँ संजय इसलिए बताता हूँ, संजय मेरा बहुत खास दोस्त है और 20 साल मैंने उसका, हम दोनों आसपास नॉर्थ एवेन्यू में आमने सामने के फ्लैट में रहते थे और मैंने उसका 20 साल से मैं उसका रोना सुनता हूँ। वो हर कभी किसी दिन डिप्रेशन में आता है, रात में फोन करता है और फिर जीजा जी को लेकर कोसता है। तो हालत ये थी कि शिवराज जी ने उसकी अपनी, बिल्कुल अनुज सर जो कह रहे हैं, उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, जिसको किसी भी तरह से शिवराज जी ने सिर्फ, मुझे याद है बहुत अच्छी, उस मीटिंग के जब बाहर निकले और बीजेपी के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि शिवराज जी ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया, आपको जो डिसीजन लेना है आप फैसला लीजिए संजय के बारे में। तो तब सब समझ गया कि शिवराज जी नहीं चाहते हैं, तो कोई भी शिवराज को नाराज नहीं करना चाहते थे। उनकी बहन भी नहीं चाहती थी, और उनकी बहन भी नहीं चाहती। ये भी मैं बता दूं, उनकी बहन भी नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से राजनीति के अंदर आए। लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए, जयशंकर जी और रेणु जी, मैं आप दोनों से सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस ने उनको क्यों लिया? क्यों नहीं? कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का घोटालेबाजों साला की होगा, पार्टी रही है तो भाई, क्यों उसके नहीं होगा? घोटालेबाजी उधर भी जरूरत पड़ेगी ना। perception की बात है। एक मिनट, पहले इनका जवाब सुन लेते हैं, फिर बताइए आप। कांग्रेस में तो घोटालेबाजों की पूछ होती ही रही है, तो ये अगर भाजपा का घोटालेबाज आ जाएगा, गुण है, हल्का फेरी लंका रहा है, वो उस हिसाब से रेणु, नहीं,
मेरा मानना है, देखो पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन अगर चीफ मिनिस्टर का साला जो उनके बहुत करीबी माना जाए, कुछ रियलिटी कुछ भी हो तो लगेगा कि भाई बीजेपी वीक विकेट पे है, लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो परसेप्शन बिल्डअप करने में लेकिन जो संजय को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि संजय क्या चाहते थे और क्यों 15 सालों में वो उनको नहीं मिल पाया। फिलहाल तो कौन होगा 2018 का किंग? जवाब मिल गया है, सब कुछ बहुत कट टू कट है। यानी 11 तारीख को आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा दिलचस्प T20 का मैच जिसे देखकर आप खुद रोमांचित रहेंगे 8 से 12 बजे तक और शाम तक, बल्कि रात के 12 बजे तक मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे तेज नतीजे आपको इंडिया न्यूज पर देखने को मिलेंगे। बाकी किसी चैनल से पहले सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे तेज नतीजे आपको इंडिया न्यूज पर देखने को मिलेंगे। और आज जो हमारा कट टू कट है, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि संजय सिंह आखिरकार कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, जो कि शिवराज के साले हैं। अनुज जी, आपको क्या लगता है क्यों शामिल हुए? मेरे ख्याल देखिए, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी शुरू से थी। पैसे तो उन्होंने कमा लिए सरकार के दौरान, लेकिन राजनीति में यदि उनके जीजा उनकी मदद नहीं कर रहे थे तो इस कारण उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं बचा था और चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस ने क्यों लिया? 12 से देखिए, शिवराज का साला आ रहा है, कैश तो है बहुत बड़ा कांग्रेस के। संजय जी, आप एग्री करेंगे? नहीं, इसको कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा के हिसाब से ले सकता है कि भाई जब मुख्यमंत्री के भाई हमारे पार्टी में आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि हम जीत रहे हैं। ये थ्योरी कांग्रेस नहीं उड़ाई थी कि कांग्रेस जीत रही है इसलिए संजय सिंह आ गए? परसेप्शन की बैटल है, एवरीबॉडी ट्राइज टू बिल्ड अप अ परसेप्शन। कांग्रेस ने भी यही किया, बीजेपी भी यही। इस तरह की चुनाव से पहले दोनों सभी पार्टियां कोशिश करती हैं सामने वाले को एम्ब्रेस करने के लिए कि अब मुख्यमंत्री के घर से आदमी निकल रहा है, इसका मतलब जरूर क्यों 15 साल नहीं निकला, अभी क्यों निकल रहा है, इसका मतलब हवा बदल रही है। वो एक कहावत चलने लगी थी ना कि सारी खुदाई एक तरफ जो ग्राउंड पर होगा और जोरू का भाई एक तरफ। तो कहा कि शिवराज जी का तो जोरू का भाई साला ही हमारे पास आ गया है, तो उन्होंने एक कोशिश की थी उस तरह से। साला ही नहीं, सरताज सिंह जैसा पुराना नेता भी आ गया। हाँ, और वो उनका तो बड़ा सीधा था, उनका टिकट काटा था इसलिए वो चले गए और उम्र भी हो गई थी। और संजय के साथ ये था कि वो चाहते हैं कि किसी तरह यदि वो संजय विधानसभा पहुंच गए, संजय मसानी, तो शिवराज सिंह के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बस वो एक जो कुश्ती है और उस तरह से वो चाह रहे हैं कि पहुंचने के बाद तो शायद ना करें, पहुंचने की प्रक्रिया उनका लिमिटेड गोल पहुंचने की प्रक्रिया ही था और पहुंचने की प्रक्रिया के लिए जो किया उन्होंने किया था। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इसका पूरा जो बिग पिक्चर की अगर हम बात करें, अगर 5-0 हो जाता है जैसा रेणु जी ने कहा, जैसा जयशंकर गुप्ता जी ने कहा, तो 2019 की बैटल मोदी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि हम 2004 के चुनावों से पहले भी देख चुके हैं कि विधानसभा चुनावों में का जो है वो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और दूसरा, आपके ही चैनल पर जो है, जो हमने कल भी एक पोल देखा था कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जी जो है वो कटिंग अक्रॉस जो है वो है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ेगा जो है इन विधानसभा चुनावों के परिणाम का। अगर बीजेपी जीतती है तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर बीजेपी हारती है तब भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता। हाँ, कांग्रेस के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन जरूर होगा। क्या महागठबंधन कर पाएगी कांग्रेस? रेणु, देखिए 10 तारीख को मीटिंग है ऑपोजिशन लीडर्स की, जो चंद्रबाबू नायडू जिसके मेन स्पीयर हेड कर रहे हैं उसको, तो एक जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ कांग्रेस बिल्कुल फिनिश्ड फोर्स नहीं है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो बाकी जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके लिए जाएगी ना, कुछ तो जीती जाएगी, उनके लिए आसान हो जाएगा आने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें यूपी और बिहार। और यूपी को देखते हुए एसपी, बीएसपी, अजीत सिंह, कांग्रेस, ये 4 महारथी अगर मिल गए तो फिर वो केमिस्ट्री नहीं है, फिर वो अरिथमेटिक है। और उस अरिथमेटिक में आप देखिए बीजेपी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। एक अंक गणित होता है, एक बीज गणित होता है, तो यहाँ पर रसायन शास्त्र नहीं काम करेगा, बीज गणित और अंक गणित काम करेगा। अंक गणित पर तो देश के वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल बताता है, एग्जिट पोल तो हम नहीं कहेंगे, ये उनका ओपिनियन कहेंगे, ये ज्यादा सही शब्द होगा, क्योंकि उनका आकलन ये कहता है कि कांटे की टक्कर है तमाम राज्यों में, सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर, जहां पर मेजोरिटी ये कहती है कि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार बन सकती है और राजस्थान में कांग्रेस को एक एज है। बाकी सब जगह ऐसा लगता है कि कट टू कट मुकाबला होने वाला है। लेकिन इसका 2019 पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, 2019 में मोदी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, सबसे बड़ा फर्क, और अगर कांग्रेस जीतती है, खासतौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश अगर जीतती है, तो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर जो परसेप्शन है वो बदलेगा। ये पहली बार होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई राज्य जीता है कांग्रेस ने, तो उससे ये होगा कि वोट दिलाने की क्षमता राहुल गांधी में है।
तो उसका असर संभावित महागठबंधन पर पड़ सकता है कि उनकी लीडरशिप को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो थोड़ा मध्यम हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, होगी कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन बढ़ सकती है। अगर सिर्फ राजस्थान जीतती है कांग्रेस तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। महागठबंधन के जो संभावित दल है उनके बीच में लीडरशिप को लेकर बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी को एक सेटबैक निश्चित रूप से लगेगा कि जहां आप सत्ता में थे वहां आपको लौटने में मुश्किल होती है। गुजरात में मुश्किल हुई, ये 3 राज्य आपके सरकार वाले थे, यहां आप लौट नहीं सके। लेकिन लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग होगा। लोकसभा में मोदी अपने लिए वोट मांगने जाएंगे, उनके काम से लोग खुश हैं या नाखुश हैं इस पर वोट होगा। और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस लोकसभा चुनाव को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाया जाए कि बीजेपी मोदी के सामने मोदी वर्सेस राहुल, रेणु आप कहां टिकते हैं राहुल गांधी? देखिए, मेरे को लगता है कि राहुल गांधी अब हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है पिछले कुछ महीनों में, और जब से वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं, और वो इसी कॉन्फिडेंस से इस इलेक्शन में उतरे थे जो उन्होंने प्रचार किया। और मेरे ख्याल में राहुल गांधी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से मोदी जी को डिस्टेबलाइज कर सके। मेरे को खुद पर्सनली ये नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या बन सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ऑपोजिशन में कोई ऐसा आदमी आएगा निकल के जिसके खिलाफ, जो मैं कहती हूँ, जिसके खिलाफ लीस्ट वीटो है, जो सब लोग जिसको कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। और मेरे ख्याल में मोदी जी का जो मोरल है, पार्टी का मोरल है बीजेपी का, वो डाउन होगा। आश्चर्य नहीं होगा कि 11 की शाम से बीजेपी के अंदर से आवाजें निकलने लगे, अगर वाकई ये 3 स्टेट जो हम निकलेंगी क्या आवाजें? आपको क्या लगता है? बिल्कुल निकल सकती है। निकलेंगी? बहुत नाराज। अच्छा, ये देख लेते हैं, निकलेंगी आवाजें मोदी के खिलाफ? मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं। 11 की शाम से बिल्कुल मोदी अनडिस्प्यूटेड लीडर इन बीजेपी। यदि ये तीनों राज्य भाजपा हार जाती है तो जरूर आवाज निकलेंगी। 11 की शाम को ही निकलेगी। नहीं, अभी मोदी की इस एक्सेप्टेबिलिटी के मुकाबले हिंदुस्तान में कोई है जिसको आवाज तो नहीं निकलेगी। नहीं, बिल्कुल भाजपा में उनकी हैसियत कमजोर पड़ेगी। अमित शाह की और जो नरेंद्र मोदी जी की सर्वजनता जब हर जगह से समेत जिताते जा रहे थे, अगर ये 3 राज्य हार जाते हैं तो यकीनन पार्टी में जो लोग मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं या कहीं और जरूर बोलेंगे। और सब आएंगे सामने और कहेंगे कि चलिए, मुझे यही बोलना पड़ेगा क्योंकि अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। इस चर्चा को हम लंबा चला सकते हैं, लेकिन आप निराश मत होइए, ये चर्चा लंबी चलती रहेगी क्योंकि 11 तारीख को परिणाम आने हैं और ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमको 11 तारीख को मिलेंगे। इनकी जो राय है, ओपिनियन है, उस पर भी बातचीत होगी जो आज इन्होंने दिया है, और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि कौन मजबूत हुआ है और कौन मजबूर हुआ है इन चुनाव के बाद। सीधे